10 अगस्त 2019 सुबह के ठीक 6:30 बजे न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर मानी जाने वाली मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर की एक अंधेरी काल कोठरी। चारों तरफ लोहे की भारी सलाखें, कंक्रीट की ठंडी दीवारें और सीसीटीवी कैमरों का सख्त पहरा था। लेकिन उस सुबह जब जेल का गार्ड रूटीन चेकिंग के लिए बैरक नंबर 4 के सामने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर फर्श पर एक 66 साल के बुजुर्ग की बेजान लाश पड़ी थी। ये कोई मामूली कैदी नहीं था, ये था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा रहस्यमयी अमेरिकी फाइनेंसर और अरबपति जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, रॉयल फैमिली के सदस्यों और टेक इनोवेटर्स के वो खौफनाक राजदफन थे जो अगर बाहर आ जाते तो पूरी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता। उसकी मौत को आधिकारिक तौर पर सुसाइड करार दे दिया गया, लेकिन ठीक उसी रात जेल के सुरक्षा कैमरे अचानक बंद हो गए थे। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड सो गए थे और एप्स्टाइन को सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे डार्क कवर अप था। एप्स्टीन की मौत के साथ ही उस खौफनाक राज की फाइल हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की गई, जिसे आज दुनिया द एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। एक ऐसा सच जो न्यूयॉर्क के आलीशान पेंट हाउस से शुरू होकर कैरिबियन समंदर के एक सुनसान प्राइवेट आइलैंड तक जाता है, जहां सत्ता और हवस का एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी कल्पना भी एक आम इंसान नहीं कर सकता। इस खौफनाक नेटवर्क की जड़ें किसी गहरे अंडरवर्ल्ड से नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क की सबसे चकाचौंध भरी और हाई प्रोफाइल गलियों से जुड़ी थीं। जेफरी एप्स्टाइन का जन्म ब्रुकलिन के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। बिना किसी बड़ी डिग्री के, सिर्फ अपने शातिर दिमाग और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने की कला के दम पर उसने वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स में एंट्री मार ली। बहुत कम समय में उसने खुद को एक ऐसे फाइनेंशियल विजार्ड के रूप में स्थापित कर लिया जो सिर्फ अरबपतियों के पैसों को मैनेज करता था। लेकिन एप्स्टीन का असली बिजनेस पैसा कमाना नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों की कमजोरियों को अपनी मुट्ठी में कैद करना था। उसने न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाके में एक मेगा मंशन खरीदा, जो शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट घर था। इस हवेली की दीवारों के भीतर कदम रखते ही दुनिया के नियम बदल जाते थे। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स, नामी राजनेता और वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसर एक साथ पार्टियों में शामिल होते थे। लेकिन इन पार्टियों के पीछे एक बेहद सुनियोजित और खतरनाक खुफिया ऑपरेशन चल रहा था। एप्स्टाइन ने अपने इस मेगा मंशन के हर कोने में गुप्त कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस छुपा रखे थे। उसका मकसद साफ था, दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों को ऐसी सुख सुविधाएं और गैर कानूनी शौक मुहैया कराना जिससे वे हमेशा के लिए उसके कर्जदार बन जाएं और उनके सबसे काले राज एप्स्टीन की तिजोरी में बंद हो जाएं। इस पूरी साजिश का सबसे खौफनाक हब था कैरिबियन समंदर के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा निजी टापू, जिसे लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड कहा जाता था। एप्स्टीन ने इस पूरे आइलैंड को खरीदकर इसे एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट किले में तब्दील कर दिया था। आम दुनिया की नजरों से दूर इस आइलैंड पर सिर्फ एप्स्टाइन के प्राइवेट जेट से ही पहुंचा जा सकता था, जिसे मीडिया ने बाद में लोलिटा एक्सप्रेस का नाम दिया। इस विमान के पैसेंजर लॉग्स में दुनिया के वो नाम दर्ज थे जिन्हें देखकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ जाएं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, रियल एस्टेट मोगल डोनाल्ड ट्रंप, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स और बकिंघम पैलेस के प्रिंस एंड्रू जैसे ताकतवर चेहरे इस प्राइवेट जेट पर सवार होकर उस रहस्यमयी आइलैंड पर जाते थे। यहाँ तक कि इलॉन मस्क जैसे टेक टाइकून से भी एप्स्टीन ने अपने जेनेटिक प्रोजेक्ट्स के बहाने संपर्क बनाने की गहरी कोशिशें की थीं। आइलैंड पर एक अजीबोगरीब मंदिर जैसी इमारत बनाई गई थी, जिसके नीचे अंडरग्राउंड बंकर और सीक्रेट कमरे थे। स्थानीय लोग और बाद में जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि इस आइलैंड पर जो कुछ भी होता था उसे पूरी तरह से छिपाने के लिए वहां काम करने वाले स्टाफ से सख्त नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराए जाते थे। ये आइलैंड दुनिया के एलिट्स के लिए एक ऐसा सेफ हेवन बन चुका था जहां कानून की पहुंच नामुमकिन थी और जहां मानवीय संवेदनाओं और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही थीं। एप्स्टीन अकेला इस साम्राज्य को नहीं चला रहा था, उसके इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड और सबसे बड़ी राजदार थी घिस्लैने मैक्सवेल, जो ब्रिटिश मीडिया मुगल रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थीं। मैक्सवेल के पास दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल और अमीर सर्कल्स का एक्सेस था। उसी ने एप्स्टीन को डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स जैसे रसूखदार चेहरों और रॉयल नेटवर्क से मिलवाया था। मैक्सवेल का काम सिर्फ शालीन पार्टियां होस्ट करना नहीं था, बल्कि वो एप्स्टीन के इस काले धंधे की सबसे मुख्य मैनेजर थी। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी ब्लैक बुक तैयार की थी जिसमें दुनिया के लगभग हर प्रभावशाली व्यक्ति का पर्सनल फोन नंबर, ईमेल और उनके गुप्त सीक्रेट्स लिखे हुए थे। ये ब्लैक बुक कोई साधारण डायरी नहीं थी, बल्कि ये एप्स्टीन का सबसे बड़ा हथियार थी, जिसके दम पर उसने सालों तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों, फेडरल पुलिस और पूरी न्याय व्यवस्था को पंगु बना रखा था।
जब भी कोई अधिकारी एप्स्टाइन की तरफ आंख उठाने की कोशिश करता, उस ब्लैक बुक का कोई न कोई पन्ना उस अधिकारी के करियर को हमेशा के लिए तबाह करने की ताकत रखता था। इस पूरे साम्राज्य के पीछे सबसे बड़ा सवाल ये उठता था कि आखिर न्यूयॉर्क की पुलिस और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इतने सालों तक चुप क्यों रहीं? सच तो ये था कि जेफरी एप्स्टाइन महज एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक बेहद कीमती मोहरा बन चुका था। कई खोजी पत्रकारों और पूर्व खुफिया अधिकारियों का मानना है कि एप्स्टाइन का इस्तेमाल बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नेताओं और रसूखदार लोगों पर नजर रखने, उनके सीक्रेट्स को रिकॉर्ड करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए एक हनी ट्रैप ऑपरेशन के तौर पर किया जा रहा था। जब आपके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्रपतियों और परमाणु कोड संभालने वाले जनरलों की ऐसी रिकॉर्डिंग्स हों जो उनका करियर एक सेकंड में तबाह कर सकें, तो आप अनबीटेबल हो जाते हैं। यही वजह थी कि सालों तक एप्स्टीन खुलेआम अपने प्राइवेट जेट से दुनिया भर के वीआईपी मेहमानों को अपने आइलैंड पर लाता रहा और अमेरिकी सरकार की नाक के नीचे ये पूरा नेटवर्क फलता फूलता रहा। वो खुद को कानून से ऊपर समझता था, क्योंकि उसे पता था कि उसे छूने का मतलब होगा दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर्स की नींव को हिला देना। लेकिन पाप का ये घड़ा साल 2005 में तब चटकना शुरू हुआ जब फ्लोरिडा के पाम बीच पर एक पीड़ित लड़की के परिवार ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पाम बीच के जांबाज पुलिस अधिकारियों ने जब एप्स्टाइन के आलीशान बंगले पर छापा मारा तो उन्हें वहां से सैकड़ों की तादाद में गुप्त कैमरे, न्यूड तस्वीरें और पीड़ित लड़कियों की डिटेल्स वाली डायरियां मिली। जांच अधिकारियों को लगने लगा था कि अब एप्स्टाइन का बचना नामुमकिन है और उसे उम्र कैद की सजा मिलकर रहेगी। लेकिन यहीं पर अमेरिकी न्याय प्रणाली का सबसे काला और शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने आया। साल 2008 में जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो बैकग्राउंड में दुनिया के सबसे महंगे वकीलों और अमेरिकी सरकार के बड़े अधिकारियों के बीच एक बेहद सीक्रेट और रहस्यमयी नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन किया गया। इस सीक्रेट डील के तहत एप्स्टीन पर लगे सभी गंभीर और गैर जमानती आरोपों को दबा दिया गया और उसे महज 13 महीने की एक ऐसी मामूली सजा दी गई जो मजाक से कम नहीं थी। इस सजा के दौरान भी एप्स्टाइन को जेल में रहने की जरूरत नहीं थी। उसे वर्क रिलीज की इजाजत दी गई थी, जिसका मतलब था कि वो हफ्ते में 6 दिन के 12 घंटे अपने ही आलीशान दफ्तर में बैठकर आराम से अपना बिजनेस संभालता था और रात को सिर्फ सोने के लिए जेल के एक वीआईपी सेल में आता था, जहां उसके सेल का दरवाजा भी खुला रहता था। इस समझौते ने यह साबित कर दिया कि एप्स्टीन के पीछे खड़ी अदृश्य ताकतें कितनी ज्यादा शक्तिशाली थीं। पीड़ितों को न्याय मिलना तो दूर, इस पूरी जांच को ही दबा दिया गया और जिन अधिकारियों ने ईमानदारी से जांच की थी उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उन्हें चुप रहने की सख्त हिदायत दी गई। एप्स्टीन जेल से बाहर आने के बाद और भी ज्यादा बेखौफ हो गया। उसे लगने लगा था कि दुनिया का कोई भी कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसने न्यूयॉर्क और पेरिस के अपने ठिकानों से इस काले धंधे को दोबारा उसी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। लेकिन इस डार्क नेटवर्क के भीतर जीने वाली उन बेकसूर लड़कियों की जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न जैसी हो चुकी थी। एप्स्टीन और घिसलैन मैक्सवेल का नेटवर्क बेहद शातिर तरीके से काम करता था। वे गरीब परिवारों, टूटे हुए घरों और ऐसी लड़कियों को निशाना बनाते थे जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती थी। उन्हें शुरुआत में सिर्फ एप्स्टीन के बंगले पर मसाज करने या घरेलू काम करने के बहाने बुलाया जाता था, लेकिन एक बार उस दलदल में कदम रखने के बाद वहां से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते थे। लड़कियों को डराया धमकाया जाता था कि अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो उनके परिवारों को मार दिया जाएगा या उन्हें झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस और अदालतें सब एप्स्टाइन की जेब में थीं। द मायामी हेरल्ड के जांबाज खोजी पत्रकार जूली के ब्राउन ने सालों की मेहनत के बाद 2008 की उस सीक्रेट डील का भंडाफोड़ कर दिया जिसने अमेरिकी प्रशासन की साख को मिट्टी में मिला दिया था। पूरे अमेरिका में गुस्से की लहर दौड़ गई और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। इसी दबाव के बीच 6 जुलाई 2019 को एफबीआई ने एक बार फिर न्यू जर्सी के एक एयरपोर्ट पर जेफरी एप्स्टाइन को उस वक्त दबोच लिया जब वो अपने प्राइवेट जेट से पेरिस से लौट रहा था। इस बार न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने केस को अपने हाथ में लिया था और एप्स्टाइन की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया गया। जब न्यूयॉर्क के मेगा मंशन पर दोबारा छापा मारा गया तो वहां की गुप्त तिजोरियों से हजारों की तादाद में ऐसी कंप्रोमाइजिंग वीडियो, सीडी और हार्ड ड्राइव्स बरामद हुई जिन पर दुनिया के सबसे बड़े चेहरों के नाम लिखे हुए थे। पूरी दुनिया की सांसें थम चुकी थीं, क्योंकि इस बार यह साफ था कि अगर एप्स्टीन ने अदालत में अपना मुंह खोला तो व्हाइट हाउस से लेकर बकिंघम पैलेस तक कोई नहीं बचेगा। लेकिन इस पूरी खौफनाक कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब जांच की सुइयां सीधे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाड की तरफ घूमने लगीं,
मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल के इतिहास को खंगालने पर एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। रॉबर्ट मैक्सवेल खुद ब्रिटिश मीडिया टाइकून होने के साथ साथ मोसाड के एक बेहद सीनियर और रसूखदार एजेंट थे, जिनकी मौत के बाद उन्हें इजराइल में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया था। उनकी बेटी घिस्लैन मैक्सवेल ने ही एप्स्टीन को पाल पोस कर इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया था। यह महज एक आपराधिक नेटवर्क नहीं था, बल्कि ये इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाड द्वारा प्रायोजित मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लैकमेल और हनी ट्रैप ऑपरेशन था। मोसाड का मकसद बहुत साफ और रणनीतिक था। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक अरबपतियों को ऐसी बंद कमरों की अय्याशियों में फंसाना जहां उनके हर एक कृत्य की हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की जा सके। इस खतरनाक थ्योरी की पुष्टि तब और मजबूत हो गई जब मोसाड के पूर्व जासूस अरी बेन मेनाशे ने खुलकर यह बयान दिया कि जेफरी एप्स्टीन और घिस्लैन मैक्सवेल दोनों सीधे तौर पर इजरायली इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सरकार के भीतर एक ऐसा अदृश्य रिमोट कंट्रोल हासिल करना था जिससे अमेरिकी विदेश नीति और अरबों डॉलर के मिलिट्री फंड्स को हमेशा इजराइल के पक्ष में मोड़ा जा सके। जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति या सेनेटर इजराइल के खिलाफ जाने की कोशिश करता या किसी वैश्विक मुद्दे पर स्वतंत्र फैसला लेना चाहता, तो नेपल्स और लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के गुप्त कैमरों से निकली वो फुटेज उनके सामने टेबल पर रख दी जाती थी। इसे घिनौने लेकिन बेहद अचूक हथियार के दम पर मोसाड ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को बंधक बना रखा था। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे दिग्गजों को भी इसी जाल के इर्द गिर्द घेरने की कोशिश की गई थी। इसी बीच इस नरक से जिंदा बचकर निकली एक पीड़िता वर्जीनिया जिफ्रे ने कोर्ट के सामने आकर वो गवाहियां देना शुरू किया, जिसने इस मोसाड कनेक्शन और ग्लोबल पावर एलीट के चेहरों से नकाब पूरी तरह हटा दिया। वर्जीनिया ने साफ साफ बताया कि कैसे उसे महज 17 साल की उम्र में घिस्लैन मैक्सवेल द्वारा बहला फुसला कर लाया गया था और कैसे उसे ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू और अमेरिका के कई बड़े राजनेताओं के पास भेजने के लिए मजबूर किया गया। कोर्ट में जैसे जैसे ये नामजद खुलासे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वॉशिंगटन और तेल अवीव के खुफिया गलियारों में खलबली मच रही थी। एप्स्टीन अब एक ऐसा टाइम बम बन चुका था जो फटने पर दुनिया के पूरे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को हमेशा के लिए दफन कर देता, और इसी वजह से उस टाइम बम को हमेशा के लिए शांत करने का फैसला पर्दे के पीछे बैठे आकाओं ने ले लिया। 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की उस सबसे सुरक्षित जेल में जो कुछ हुआ उसने अमेरिकी न्याय व्यवस्था के खोखलेपन को पूरी तरह नंगा कर दिया। जेफरी एप्स्टीन की मौत को कागजों पर सुसाइड घोषित कर दिया गया, लेकिन ठीक उसी रात कैमरों का बंद होना और सुरक्षा गार्ड्स का रहस्यमयी तरीके से सो जाना ये साफ गवाही देता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। तो पर्दे के पीछे बैठे उन रसूखदार आकाओं और मोसाड के नीति निर्माताओं ने अपने ही इस पुराने पार्टनर को रास्ते से हटाना बेहतर समझा, ताकि उनकी खुद की गंदी चमड़ी और ग्लोबल रसूख बचा रहे। इस रहस्यमयी मौत के बाद बची सिर्फ उसकी सबसे बड़ी राजदार और गुनाहों की बराबर की हिस्सेदार घिस्लैन मैक्सवेल, जिसे सालों तक पैसे और रसूख की आड़ में छुपने के बाद आखिरकार जुलाई 2020 में FBI ने न्यू हैम्पशायर के एक सुनसान इलाके से घसीटकर बाहर निकाला।